नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये कैसे हमारे शरीर के नियंत्रण का कार्य करती हैं, कैसे ये हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि क्या होगा कि आप सबको ऐसे वीडियो हैं ये लगातार मिलते रहेंगे और आपके जो जानकार हैं वहां तक भी ये वीडियो पहुंचेंगे। इस कारण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। देखो, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो तंत्र होते हैं, ये कार्य कर रहे होते हैं। तो हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय होता है। हम बात करें नियंत्रण व समन्वय। देखो, नियंत्रण का मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कैसे हमारे शरीर के अलग अलग कार्य होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनसे कैसे कार्य करवाने हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा समन्वय का मतलब यह है, देखो, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र भी है, हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र भी है, हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र भी है, हमारे शरीर के अंदर श्वसन तंत्र भी है। ऐसे बहुत सारे क्या हैं तंत्र, बहुत सारे क्या हैं अंग हैं, और इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो एक आपसी समन्वय के साथ किए जाते हैं। अब जैसे देखो, हम जब खाना खाते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के बाद में उसका अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद उसको किस में डाल दिया जाता है, रक्त में डाल दिया जाता है। रक्त से ये कहां पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिकाओं में फिर इसका क्या होता है, इसका अपघटन होता है, इसका एक तरीके से ऑक्सीकरण होता है। अब उस ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन कहां से आती है भाई, वो श्वसन तंत्र से आती है, और श्वसन तंत्र से आने वाली ऑक्सीजन भी किसके द्वारा, रक्त के द्वारा पहुंचती है। कहने का मतलब जो शरीर के कार्य हैं वो ऐसा नहीं है कि एक तंत्र पूरा कर सकता है या दूसरा तंत्र पूरा कर सकता है, उसके लिए इन तंत्रों में आपसी एक सामंजस्य बनने की क्या है, जरूरत है। उनके अंदर एक समन्वय होना चाहिए, और ये जो समन्वय स्थापित करते हैं, ये स्थापित करने का कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से दो तंत्र। हमारे शरीर के अंदर जो दो तंत्र होते हैं, जिसमें से एक तो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। बोल दो, अंतःस्रावी क्या हो गई, ग्रंथियां। ये मिलकर, ये दोनों चीज मिलकर हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण का और इन अंगों के बीच में आपसी समन्वय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जो तंत्रिका तंत्र करता है, ये जो नियंत्रण करता है, ये किसकी सहायता से करता है, न्यूरॉन की सहायता से करता है। ये जो नियंत्रण करता है ये किसकी सहायता से करता है, न्यूरॉन की सहायता से करता है। और इसके जो द्वारा जो नियंत्रण और समन्वय स्थापित किया जाता है ये एकदम फास्ट होता है, तात्कालिक नियंत्रण। जैसे अभी आप एक बात बताऊं, अगर आपने आपके हाथ में या आपके पैर के अंदर कांटा चुभ गया तो वहां से आपका हाथ अपने आप हट जाता है, तो उस स्थिति में जो नियंत्रण हुआ, हाथ को हटाने की जो क्रिया हुई, वो नियंत्रण हुआ है किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ये जो न्यूरॉन की सहायता से नियंत्रण होता है ये कैसा होता है, तात्कालिक होता है। कैसा होता है, तात्कालिक, एवं क्या होता है, तीव्र होता है।
कैसा होता है? तीव्र। और इसका प्रभाव होता है वो कुछ समय के लिए ही रहता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण हो रहा है उसका प्रभाव क्या रहता है? कुछ समय के लिए रहता है। तो प्रभाव है वो कुछ समय के लिए। जैसे आपने हाथ हटा लिया तो वो हाथ पे चला गया। अब ऐसे थोड़ी हाथ ऐसे धीरे 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 उठता ही रहता है। आपने हाथ हटा लिया या कांटा चुभा तो पैर हटा लिया, ठीक है, तो उसका प्रभाव थोड़े समय के लिए रहता है। और इस प्रकार से जो तात्कालिक नियंत्रण का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और इसमें जो मेन चीज होती है वो काम कौन करता है? न्यूरॉन। इसके बाद में यदि हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण का कार्य करती हैं, हमारे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं, अंगों के बीच में समन्वय का जो कार्य करती हैं, वो किसकी सहायता से करती हैं? वो करती हैं हार्मोन की सहायता से। किसकी सहायता से करती हैं? हार्मोन की सहायता से नियंत्रण करती हैं। और इनके द्वारा जो नियंत्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनल। उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय। हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय। और ये जो नियंत्रण होता है ये धीमे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? धीमे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी पीयूष ग्रंथि ने अभी एक जीएच हार्मोन रिलीज किया और अभी हमारी लंबाई बढ़ गई। वो जीएच हार्मोन रिलीज होगा और फिर धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है। एक दिन में तो नहीं बढ़ती, या ऐसे बोले 1 मिनट में तो नहीं बढ़ती। तो यहां से जो नियंत्रण होता है, हार्मोनों के द्वारा जो नियंत्रण होता है वो कैसा होता है? धीमा होता है। लेकिन इसका प्रभाव है वो हमें लंबे समय तक दिखाई देगा। लंबाई है उसका प्रभाव है, या हम बोले कि जो वृद्धि हार्मोन है इसका प्रभाव हमें लंबे समय तक दिखाई देगा। एकदम तीव्र नहीं होता है और ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हार्मोन का प्रभाव हमें धीमे धीमे दिखाई देगा। तो इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? लंबे समय तक होता है। प्रभाव होता है वो कैसे होता है? लंबे समय तक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो शरीर है इसमें नियंत्रण और समन्वय का ये कार्य है, ये 2 तंत्रों के द्वारा संपादित किया जाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम किसको पढ़ने वाले हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। हम किसको देखने वाले हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो ये तंत्रिका वाला टॉपिक तो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, हमारा जब भी टॉपिक आएगा उस समय। अभी हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत किसको देखने वाले हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम देखने वाले हैं। तो चलो अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं भाई। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। पहले हम क्या समझेंगे कि ग्रंथि क्या होती है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्रंथि क्या है। देखो, ग्रंथि का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कोई एक ऐसा अंग या ऐसा कोई भी उत्तक जो कोई ना कोई पदार्थ है, किसी ना किसी पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है, किसी ना किसी पदार्थ को बाहर निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ग्रंथि का मतलब कोई भी एक अंग या फिर क्या हो गया? उत्तक, जो क्या करते हैं? किसी पदार्थ का स्राव करते हैं। पदार्थ का क्या करते हैं? श्राव का मतलब होता है बाहर निकालना। तो उस अंग को या उस उत्तक को क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं।
जैसे हमारे अंदर होती है लीवर। लीवर का नाम तो आपने सबने सुना होगा। और लीवर होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसके द्वारा क्या स्रावित होता है? इसके द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है। किसका भाई? पित्तरस का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा अश्रु ग्रंथियां। और अश्रु ग्रंथियों से क्या स्रावित होते हैं? आंसू। आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंखों में जो अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे क्या निकलते हैं? आंसू। तो वो भी एक ग्रंथि है। जैसे कि हमारी होती हैं लार ग्रंथियां। क्या होती हैं भाई? लार ग्रंथियां। क्या निकलती है उससे? लार। जैसे कि हमारी होती हैं स्वेद ग्रंथियां। जैसे कि क्या होती हैं आपकी? स्वेद ग्रंथियां, जिससे क्या स्रावित होता है? पसीना। जैसे कि आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि है, इससे दो चीजें स्रावित होती हैं। इससे आपके एंजाइम भी स्रावित होते हैं। एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में। और इससे आपके हार्मोन भी स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन, मुख्य रूप से इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इस प्रकार से जो ग्रंथि होती है, चाहे से वो कोई सी भी ग्रंथि हो, ये कुछ ना कुछ पदार्थ होते हैं, किसी ना किसी पदार्थ का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों को मोटे मोटे तौर पर हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। तो जो ये ग्रंथि होती हैं, इनको मोटा मोटा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो। एक तो होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। और एक होती है जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथि हैं, ये क्या होती हैं भाई? देखो, बहिस्रावी ग्रंथि हैं, वो किसी ना किसी स्राव को स्रावित करती हैं, किसी ना किसी पदार्थ को बाहर निकालती हैं। अब जो स्राव है, जो भी जिस भी पदार्थ को ये बाहर निकाल रही हैं, उसको नलिका की सहायता से, किसकी सहायता से? नलिका अर्थात डक्ट की सहायता से, डक्ट की सहायता से कहां तक पहुंचाती हैं? अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं। अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, जहां पर उस पदार्थ का क्या है? काम है। ध्यान रखना, इसमें नलिका उपस्थित होती है। इसमें नलिका उपस्थित होती है। जैसे अगर हम बात करें लार ग्रंथियों की, तो लार ग्रंथियां होती हैं, इनसे जो लार स्रावित होती है वो नलिकाओं की सहायता से आपके मुख के अंदर आती है। कहां आती है? मुख में। जैसे आपकी लीवर ग्रंथि होती है, उससे आपका जो पित्तरस स्रावित होता है, यह आपका हिपेटिक डक्ट होती है, या जिसे हम बोलते हैं पित्त वाहिनी या सामान्य पित्त वाहिनी, उसकी सहायता से आपके कहां तक पहुंचती है? छोटी आंत के पहले भाग तक पहुंचती है, अर्थात ड्यूडेनम तक पहुंचती है। कहने का मतलब हो गया कि बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को नलिका की सहायता से अपने लक्ष्य अंग तक क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। और इनके स्राव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बता ही दिया, जैसे लीवर है, ये कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे अश्रु ग्रंथियां हैं, कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथियां हैं, कैसी ग्रंथि है? आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि है, जिसे पसीना स्रावित होता है, वो भी कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है। अब अग्नाशय है, बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। इससे जो ये एंजाइम वाला पोर्शन है ना,
ये नलिका की सहायता से जाता है। किसकी सहायता से जाता है? नलिका की सहायता से। तो ये तो हो गया बहिस्रावी ग्रंथि। अब बात आ जाती है किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ग्रंथि है तो ये भी किसी ना किसी पदार्थ का क्या कर रही है? स्राव कर रही है। किसी ना किसी पदार्थ का सिक्रेशन कर रही है कि नहीं कर रही? तो ये भी क्या करती हैं? श्राव करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। लेकिन अब इनका जो सिक्रेशन होता है, जो इनका स्राव होता है, वो ऐसे किसी नलिका की सहायता से नहीं जाता है। किसकी सहायता से नहीं जाता है? नलिका की सहायता से नहीं जाता है। ये अपना स्राव है, ये किस में डाल देती हैं? रक्त में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? रक्त में डाल देते हैं। और फिर ये रक्त की सहायता से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। किसकी सहायता से पहुंचता है? रक्त की सहायता से। ये रक्त है, ये तो पूरे शरीर में घूम रहा है, तो ये हार्मोन भी पूरे शरीर में घूमता घामता जहां पर इनकी जरूरत होती है वो कोशिका अपने आप ही उसको क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। जिस अंग में इनकी जरूरत होती है वहां पर इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको ग्रहण करने वाले पाए जाते हैं, वो इनको क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं और वहां पर वो अपना काम करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये क्या होती हैं, इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। इनका जो ये स्राव होता है, किसका स्राव? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। इसे क्या कहा जाता है? इसे हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अभी तक तो हम अंतर समझ रहे थे, अब हम केवल किसके बारे में बात करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पता चल गई कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? ध्यान से सुनो भाई। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिका विहीन, अर्थात इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ है, उसके भी पेपर का जो लेवल है उसको देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आजकल चाहे से आरपीएससी हो और चाहे से आरएसएस भी हो, ये ऐसे प्रश्न दे रही है कि आप सीधे सीधे इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरी चीजें पता होंगी, तो ही आप उन प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। और लोग क्या होते हैं, पढ़ते तो है नहीं, पूरी चीजें पढ़ते हैं नहीं, उनके बारे में केवल एक एक दो दो लाइन पढ़ते हैं और फिर वो एग्जाम में जाकर देखते हैं कि प्रश्न आ रहे हैं वो एकदम डीप में से आ रहे हैं, और फिर वहां पर देखते ही उनके तोते उड़ जाते हैं। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम में नहीं चलेगा, और पढ़ना भी ऐसे पड़ेगा। आरपीएससी ने तो खुद ने बोल दिया है कि आपको मूल किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और हमारे लिए जो मूल किताब है ना वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो जो चीजें दे रखी हैं उनको ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, वहां से ही आपके क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। तो चीजों को ध्यान से पढ़ना है, और जितना आप उसको बारे में पता होगा, जितनी सारी चीजें आपको पता होंगी, प्रश्न सही होने के चांस हैं वो उतने ही बढ़ जाएंगे। तो अभी देखो कि जो ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं ये क्यों कहते हैं। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अपने स्राव हैं, ये नलिका के बिना ही अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचा देती हैं। किसकी सहायता से? रक्त की सहायता से। और इसी कारण से अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब देखो इनका जो सिक्रेशन है, स्राव है, वो होता है क्या? हार्मोन। क्या होता है भाई? हार्मोन। अब ये हार्मोन है, ये क्या है? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हार्मोन होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किससे स्रावित होते हैं? आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं।
और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने के बाद में बिना नलिका की सहायता के, बिना नलिका की सहायता के लक्ष्य अंग तक पहुंचकर, लक्ष्य अंग तक पहुंचकर कार्य संपादित करते हैं। कार्य संपादित करते हैं। तो ये नॉर्मल एकदम जनरल हार्मोन की परिभाषा होगी कि हार्मोन होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके बिना नलिका की सहायता से रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं और वहां पर अपना कार्य है, जो भी इनको कार्य दिया जाता है वो अपना संपादित करते हैं। लेकिन आजकल एक नई स्टैंडर्ड परिभाषा भी दी गई है और वो परिभाषा ये है किसकी? हार्मोन की। वो परिभाषा ये है कि हार्मोन होते हैं, कैसे होते हैं? अपोषक रसायन होते हैं। हार्मोन अपोषक रसायन होते हैं जो आपके सूक्ष्म मात्रा में, जो आपके सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होने वाले ऐसे अपोषक रसायन होते हैं जो क्या करते हैं? लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं, लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं और किसका कार्य करते हैं? संदेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? संदेश वाहक का कार्य करते हैं। जहां से ये स्रावित हुए वहां से एक मैसेज लिया, एक संदेश ले लिया और रक्त के द्वारा जा रहे हैं और जाकर जिस अंग तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे और पहुंचकर जो भी मैसेज उनको मिला था वो उस कोशिका को पहुंचा दिया। ऐसे पदार्थों को, ऐसे रसायनों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि हार्मोन की परिभाषा में कौन कौन से तथ्य शामिल हैं। ये कैसे रसायन होते हैं? अपोषक रसायन होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं और लक्ष्य अंग तक पहुंचकर किसकी तरह कार्य करते हैं? संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे ही तो तथ्य बनेंगे, ऐसे ही तो 4 पॉइंट बनेंगे। अब आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप बता दोगे और नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन गलत होना है, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो यह हमने देख लिया अंतःस्रावी ग्रंथियां और इसके अलावा हार्मोन, इनकी परिभाषा क्या है, कैसे है, ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने सब कुछ देख लिया है। अब बात करते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानव के शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती हैं और हम एक डायग्राम देखने वाले हैं जिसकी सहायता से हम ये भी देखेंगे कि वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कहां कहां पाई जाती है, उनकी पोजीशन क्या होती है। हालांकि हम फिर उनको सबको एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक डायग्राम की सहायता से आप उनकी स्थिति देखो कि कौन सी कहां पर है। देखो भाई, ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंतर्गत मनुष्य के जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब उसमें कौन कौन से पाई जाती हैं, देखो नंबर से देखेंगे हम। सबसे पहले हम मस्तिष्क से चलेंगे। मस्तिष्क में 1 नंबर पे जो ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। और यह ग्रंथि है यह आपके अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में। इसको हम देखने वाले हैं
कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, आप सबसे पहले यह देख लो कि ग्रंथि है कहां पर। दूसरे नंबर पे जो ग्रंथि हम देखेंगे वो देखेंगे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह भी आपके मस्तिष्क वाले भाग में ही है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो ग्रंथि होती है उसका नाम है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पीयूष ग्रंथि। तीसरे नंबर देखो ये तीनों ग्रंथियां आपके कहां पर है, मस्तिष्क में। पीनियल हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई और पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई। ये तीनों कहां पाई जाती हैं, आपके मस्तिष्क में पाई जाती हैं। चौथे नंबर की ग्रंथि देखो, ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और ये ग्रंथि जो होती हैं ये हमारे गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गले में। हमारी गले में जो श्वास नली होती है उसके ऊपर की ओर पाई जाती है। और इसी थायराइड ग्रंथि के पश्चिम भाग में, थायराइड ग्रंथि का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें 4 जो ग्रंथियां होती हैं छोटी छोटी डॉट के रूप में, वो ग्रंथियां होती है आपकी कौन सी, पैराथायरॉयड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है भाई, पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब इसके बाद में 6वें नंबर पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है आपका थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई, थाइमस। और ये आपके वक्ष वाले भाग में है। कहां पर है, वक्ष वाले भाग में, बीच वाला जो आपका छाती वाला हिस्सा है उसके बीच में, हृदय के पास सी क्या पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये 6 नंबर होगी। 7 नंबर पे है हमारी अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं भाई, पेनक्रियाज। और ये ग्रंथि है ये आपके आमाशय के जस्ट क्या है, नीचे की ओर। किसके नीचे की ओर है, आमाशय के नीचे की ओर और छोटी आंत के बीच में। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम, उसके बीच में पाई जाती है। अग्नाशय के बाद में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई, एड्रिनल ग्रंथि। और यह ग्रंथि होती है हमारी किडनी के ऊपर, दोनों किडनी होती हैं, दोनों के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। कैसी संरचना के रूप में, एक टोपी नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और इस एड्रिनल ग्रंथि का ही दूसरा जो नाम होता है वो होता है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब होता है ऊपर और वृक्क का मतलब किडनी। तो किडनी के ऊपर की तरफ जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये हो गया एड्रिनल। इसके बाद में देखो एक ग्रंथि होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जनन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं भाई, जनन ग्रंथियां। और ये जो जनन ग्रंथियां होती हैं ये महिलाओं के अंदर तो कौन सी होती हैं, ओवरी अर्थात अंडाशय। महिलाओं के अंदर तो क्या होते हैं, अंडाशय या ओवरी। और पुरुष होते हैं इनके अंदर होते हैं वृषण। क्या होते हैं भाई, वृषण। तो ये महिलाओं में है अंडाशय और पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, वृषण। और इन्हें क्या कहते हैं, हम जनन ग्रंथियां कहते हैं। हालांकि इस डायग्राम में तो एक चीज और दर्शा रखी है, प्लेसेंटा, लेकिन ये हमेशा तो पाई नहीं जाती है। हालांकि ये ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। कब भाई, प्लेसेंटा होती कब है, प्रेगनेंसी में। तो उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ये देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमने इस डायग्राम की सहायता से हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और कहां कहां पर पाई जाती हैं उनके बारे में देखा है। अब हम एक एक ग्रंथि को देखेंगे, उससे कहां पर है, पोजीशन क्या है, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और फिर वो हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर कैसे अपना कार्य संपादित करता है। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसको तो हम हटा देते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहली ग्रंथि से। हालांकि हमें तो शुरुआत तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से करनी चाहिए थी, लेकिन आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक छोटी सी ग्रंथि है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद में
क्योंकि वो दोनों ग्रंथियां थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है इसे, इस कारण हम उसको अगले वीडियो के अंतर्गत हम हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को देखने वाले हैं। तो आज के समय में, आज के लिए हम कौन सी ग्रंथि देखते हैं? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हम देखने वाले हैं? पीनियल ग्रंथि। और ये पीनियल ग्रंथि है, ये अभी आपको बताया था, अभी जब हमने इसका एक डायग्राम देखा था तो हमने देखा था कि पीनियल ग्रंथि होती है हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में। अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे एक नाम से जाना जाता है, डायनसिफेलोन। क्या कहा जाता है आपका? डायनसिफेलोन कहा जाता है। और ये जो डायनसिफेलोन होता है ना, इसमें क्या क्या होता है देखो। डायनसिफेलोन में मस्तिष्क का एक तो आता है आपका थैलेमस। कौन सा भाग आता है? थैलेमस। एक आता है जिसे बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोथैलेमस। और एक आती है हमारी कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? पीनियल ग्रंथि। तो इस प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क पश्चिम, अर्थात अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला हिस्सा, और इसके अंतर्गत तीन चीजें शामिल की जाती हैं। थैलेमस वाला हिस्सा होता है मस्तिष्क का, वो हाइपोथैलेमस, और उसके बाद में क्या शामिल होता है आपका? पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि आपका किसका हिस्सा है? डायनसिफेलोन का भाग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीनियल ग्रंथि होती है, ये आपके अग्र मस्तिष्क के दोनों जो गोलार्ध होते हैं, हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये ऊपर वाला मैन, ये दो हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड होता है जिन्हें हम हेमिस्फेयर कहते हैं। इनके बीच में एक दरार पाई जाती है और उस दरार में पीछे की तरफ क्या होती है? स्थिति होती है। तो दोनों गोलार्ध के बीच स्थित होती है। तो एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि पोजीशन क्या है, किसका भाग होती है? डायनसिफेलोन का हिस्सा होती है। डायनसिफेलोन का भाग होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है कि पीनियल ग्रंथि डायनसिफेलोन में शामिल होती है या नहीं होती है। तो डायनसिफेलोन का क्या होती है? भाग होती है। तो पोजीशन से संबंधित कहां पर है, इससे संबंधित आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो अग्र मस्तिष्क की जो दरार वाला हिस्सा है, जिसके हम बोलते हैं कि ये जो एक तरीके से हमारे मस्तिष्क को दो हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बीच की जो दरार है, उस दरार वाले हिस्से में ये पाई जाती है। और इसके अलावा ये डायनसिफेलोन में शामिल होती है। इसके बाद में इससे जो हार्मोन स्रावित हो रहा है, क्या स्रावित हो रहा है भाई? हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन। पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको कंफ्यूज हो जाते हो किससे? मिलेनिन से। मिलेनिन अलग चीज होती है। मिलेनिन एक प्रकार का वर्णक है जो कि हमारी त्वचा में जो मिलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, जबकि मिलेटोनिन है वो एक क्या है? हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये कहां से स्रावित हो रहा है? ये हमारे पीनियल ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। और ये पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है। ये हार्मोन काम क्या करता है? देखो, ये मिलेटोनिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? ध्यान से सुन। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप रात को सोते हो, एक निश्चित समय पे सोते हो, मान लो आप 10 बजे सोते हो, तो एक दिन 10 बजे सोए, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको लगभग 10 बजे के आसपास ही
नींद आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो आपके रात्रि चक्र होता है, नींद आने की जो प्रोसेस होती है, उसमें किसका कार्य होता है? आपके मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य होता है। जब आप सुबह उठते हो तो जिस टाइम पर आप रोज उठते हो, लगभग उसी टाइम पर आपकी आंखें होती हैं वो खुल जाती हैं अपने आप। ये जगने का, नींद आने का, ये जो सारा चक्र जो निर्धारित होता है, यह आपका किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आपके मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो एक दैनिक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल वॉच जिसे बोल सकते हैं, जैविक घड़ी या दैनिक घड़ी। कैसे भाई? आप एक चीज बताओ मेरे को कि जब आप रोज सुबह 10 बजे के आसपास खाना खाते हो तो आपको लगभग 10 बजे के आसपास ही भूख लगती है। कई लोग क्या होते हैं, दोपहर में 1 बजे खाना खाते हैं तो उनको भूख ही नहीं लगती है 10 बजे, उनको दोपहर में 1 बजे के आसपास ही भूख लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बायोलॉजिकल वॉच है वो एक फिक्स है। हमारे शरीर में एक ऐसी घड़ी कार्य कर रही है जिसे बोल सकते हैं हम जैविक घड़ी, और ये हमारे जो कार्य होते हैं उनको उसी टाइम पर लगभग क्या करवाती है? संपादित करवाती है। आप कोई कार्य सुबह सुबह करते हैं, रोज करते हैं, तो आपको पता चल जाता है, आपका शरीर भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो एक तो नींद आने का और जागने का चक्र है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? हमारे मेलेटोनिन के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी जैविक घड़ी होती है, जो हमारी दैनिक लय होती है, दैनिक चक्र होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य भी किसका है? आपके मेलेटोनिन हार्मोन का पाया जाता है। तो एक तो क्या हो गया आपका? नींद आने व नींद आने व जागने का चक्र है, उसका क्या करना? नियमन करना। भाई नींद कब आएगी, कब सुबह हम जगेंगे, तो इसका कंट्रोल है वो अपने आप किसके द्वारा किया जाता है? मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या कार्य होता है? अभी आपको बताया दैनिक लय। भाई जो हम कार्य कर रहे हैं उसी टाइम पर हमें वो कार्य करने की याद आती है भाई, दैनिक लय, और जिसे हम बोल सकते हैं जैविक घड़ी को नियंत्रित करना। इनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है भाई? मेलेटोनिन हार्मोन का ही होता है। इसके अलावा ये हमारे प्रजनन में भी क्या होती है? सहायक होता है। किसमें? प्रजनन में। जो आर्तव चक्र है, आर्तव चक्र जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं में, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं क्या होता है? रोल होता है। रात्रिकालीन जो कार्य होते हैं, हम रात के अंदर जो नॉर्मली तो हम वैसे तो सोते ही हैं, लेकिन कई लोग जो रात्रि के समय में कार्य कर रहे होते हैं, उस समय आपका कौन सा हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है? मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो ये मेलेटोनिन हार्मोन है, ये दो चीज तो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई। मेलेटोनिन के कार्यों में ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना कि एक तो हमारी जो जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल वॉच होती है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, और इसके अलावा जो हमारी नींद आने का और जागने की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसका कंट्रोल है ये किसके द्वारा किया जाता है? हमारे मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने किसको देख लिया है? पीनियल ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि कंप्लीट होगी हमारी? पीनियल ग्रंथि। हमने ये देख लिया कि पीनियल ग्रंथि क्या है, कहां पर यह पाई जाती है, और इसके अलावा इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन के मेन क्या काम होते हैं। आपको याद रखना है कि यह डायनसिफिलोन का भाग होती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो ग्रंथि होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे शरीर का समन्वय नियंत्रण का कार्य कैसे किया जाता है, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता है। हमने ये भी देखा है कि जो ये हार्मोन होते हैं
ये किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब कुछ देखने के बाद में हमने एक ग्रंथि को भी कंप्लीट कर लिया है और जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग होते हैं ये ऐसी जगह पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसी जगह ऐसे चैनलों को वगैरह को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं जिनसे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम जैसे लोग जो पढ़ाने का, समाज में एक शिक्षा फैलाने का कार्य करते हैं, उनको ज्यादा वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं। उनको लगता है कि इनकी टांग कैसे खींचे हुई, इनमें कमी कैसे निकालें और कमी निकालकर इनको नीचे कैसे लेकर आए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम हमारा काम करते रहेंगे और बाकी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।